क्या हर नी जॉइंट पेन में नी रिप्लेसमेंट ही होता है? नहीं, लगभग 90% से ज़्यादा केसेस में नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सजल जैन और आज हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट कब ज़रूरी होता है, किस कंडीशंस में नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बिना नी रिप्लेसमेंट के नी पेन में इम्प्रूवमेंट संभव है और संभव है तो कितने संभव। बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हम बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में बात करें। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम जिस तरीके से एजुकेट करते हैं, जिस तरीके से हम समझाते हैं और जिस तरीके से वो कन्विंस होते हैं, ये पूरी प्लानिंग समझते हैं, उन सब बातों को हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। इसमें कुछ भी छुपाने छुपने वाला कुछ भी नहीं है, सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे ताकि आप भी डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें और अपना सही गलत खुद आप डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कौन से फैक्टर्स पर बात करनी चाहिए। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3-4 फैक्टर्स निकल के आते हैं। पेन की इंटेंसिटी, पेन की ड्यूरेशन और पेन का इम्प्रूवमेंट। लास्ट में आता है पेशेंट की विलिंगनेस। अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर हम बात करें कि माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का नुकसान है पेशेंट में और हमें सबसे पहले ये टेस्ट करके पता करना चाहिए, एक्सरेज वगैरह से प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि पेशेंट की नुकसान क्या है, पेशेंट की किस कैटेगरी में पेशेंट का नुकसान चला गया है। तो सबसे पहले अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी, इवन फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ग्रेड में अगर हम बात करते हैं, अगर इस कंडीशन में पेशेंट है, जल्दी पेशेंट इम्प्रूवमेंट लेते हैं और एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं तो उसके इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे। पेशेंट की इम्प्रूवमेंट जल्दी देखने को मिलेंगे, पेशेंट की मूवमेंट बहुत अच्छे हैं, पेशेंट चल फिर पा रहे हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं है, पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट में वो अच्छी है, उठ बैठ पा रहे हैं, बस ज़्यादा उसमें जोर देने पर नुकसान आता है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट के नुकसान माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के हैं और वही लक्षण आपके टेस्ट या रिपोर्ट्स में भी मैच करते हैं। इसका मतलब है कि केस आपका माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का। सेकंड फैक्टर इसमें आएगा कि आप उस नुकसान को देखने के बाद उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं कैसी इंटेंसिटी से आ रहे हैं। किसी के नुकसान फर्स्ट से सेकंड ग्रेड में होते हैं और उसके नुकसान के इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे पास और कभी कभी नुकसान के इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करके आते हैं, तो वो भी पता करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि आपका नुकसान फर्स्ट से सेकंड ग्रेड पे है तो उस नुकसान की रिपेयरिंग हम अगले 6 महीने तक करते हैं और अगर नुकसान वहीं पे रुका हुआ है और इवन किसी किसी केसेस में रिकवरी रिवर्स भी होता है तो उस केस में अगर रिवर्सिंग है तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा सकती हैं और जितनी कम उम्र होती है उसमें नुकसान भी देखने को कम मिल जाता है। और कभी कभी हमने ऐसे केस भी देखे हैं कि उम्र आपकी 60+ भी है बट उसमें नुकसान फर्स्ट से सेकंड ग्रेड का ही हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस एज में भी लोग सोच रहे थे कि आपको ऑपरेशन पे चला जाना चाहिए, बट ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की नुकसान कितने हैं और पेशेंट के मूवमेंट्स और सारे दर्द वगैरह कैसे हैं। सेकंड स्टेज जो आती है मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी, उस केस में पेशेंट को दर्द होता है और अच्छा खासा दर्द होता है, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी डिफॉर्मिटी आने लगती है, डिसअलाइनमेंट्स होने लगते हैं, आपके जो घुटने की वर्टिकल लाइन जो होती है वो डिसअलाइनमेंट के थ्रू आने लगती है, घुटना तिरछा होने लगता है, बहुत कॉमन लैंग्वेज बात करें। ये सारी बातें होने पे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट थोड़े धीरे धीरे देखने को मिल सकते हैं बट हमने देखा है कि कभी कभी पेशेंट के ऐसी कंडीशन में भी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। तो एट द एंड हमने देखा कि पेशेंट की रिकवरी पे ही डिपेंड करता है और पेशेंट के नुकसान पे भी डिपेंड करता है। पेशेंट के नुकसान कम है, रिकवरी फास्ट है तो ऑपरेशन बचाया जा सकता है। इसके बाद जो थर्ड ग्रेड आता है जिसमें एक्सट्रीम लॉसेस हो जाते हैं, घुटने आपस में चिपकने लग जाते हैं, कभी कभी एक साइड से, कभी कभी दोनों साइड से और कभी कभी कंप्लीट लॉस हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को रिकवरी आती है, हमने ऐसा देखा है, लेकिन क्या होता है इसमें चांसेस कम हो जाते हैं और इतने ज़्यादा नुकसान में पेशेंट की रिकवरी स्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, बट रिकवरी हो रही है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट लिया है और उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, आपने जगह जगह के ट्रीटमेंट करा लिया है और आपको रिकवरी मिल ही नहीं पा रही है, पेशेंट की दर्द की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट के मूवमेंट खराब हो गए हैं, पेशेंट की डिफॉर्मिटी आ गई है, घुटने मुड़ने लगे हैं, तिरछे हो गए हैं और चलने फिरने में ऐसा लगता है कि अब गिर ही जाएंगे। ये कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। तो वैसी कंडीशन जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सारा कुछ समझा देते हैं कि मैं आपके इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। अगर कुछ ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आते हैं तो ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं आते हैं आपको उसके लिए नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पे चले जाना चाहिए। इतनी क्लियरिटी पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले पेशेंट के केस को समझाना, उस केस की कंडीशन को समझना, हम कितने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कितनी स्टेज तक ला सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट के नुकसान भले ही कितने क्यों ना हो, अगर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्लिनिकली उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो फिर आपकी केस कंट्रोल में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के कम नुकसान होने पर भी पेशेंट की समस्या बढ़ती है तो वो लेटर स्टेज में नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं।
हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हम उनको सबसे पहले गाइड करते हैं कि उनका नुकसान किस स्टेज में है। कभी-कभी हमने देखा है कि नुकसान घुटने का बहुत कम होता है, लेकिन पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन बोल दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में यही सब चल रहा है। जहाँ भी आप जाएँगे सिर्फ नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसे ऐसी होती हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है, बहुत इनिशियल स्टेज होती है। लेकिन आप उस नुकसान को बढ़ाते जाते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी है? तो पहले से सबसे पहला आंसर है कि आप जब तक काउंसलिंग, आपकी कंसल्टेशन नहीं होगी, आप अपने घुटने को समझ ही नहीं पाएँगे। और आप अगर घुटने के नुकसान को समझ ही नहीं पाएँगे, तो उसमें कितना काम करना है, कितना काम बाकी है और कितना काम उसपे हो सकता है, मतलब कितनी रिकवरी उसमें पॉसिबल है, ये आपको समझ नहीं आ पाएगा। और आप फिर अनऑर्गेनाइज़ तरीके से कभी यहाँ की दवाई, कभी वहाँ की दवाई, और कभी-कभी दर्द में आराम नहीं आता है तो पेशेंट दवाई खाना छोड़ के सिर्फ़ पेन किलर पे डिपेंडेंट हो जाता है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पेन किलर छोड़ के उस पे काम किया जाए, तो आप उसकी रिकवरी पे काम करें। सिर्फ़ पेन किलर खा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ दर्द को उस दिन के लिए मेंटेन कर रहे हैं और घुटने के और नुकसान को आप बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि आपकी कंडीशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, आपकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, आप कितने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं पता होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट आएँगे भी या नहीं आएँगे ये भी आपको कन्फर्मेशन होनी चाहिए। कभी-कभी पेशेंट हमने देखे हैं कि 6-6 8-8 महीने ट्रीटमेंट करते रहते हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता, बल्कि वो उनके नुकसान और ख़राब होते जाते हैं। तो ये भी एक ख़राब कंडीशन है जो आपको नी रिप्लेसमेंट में ढकेल सकती है। डॉक्टर कंसल्टेशन से आपकी कंडीशन आपको एग्ज़ैक्ट पता होनी चाहिए, थोड़ी है, मध्यम है या ज़्यादा है। थोड़ी और मध्यम या माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आपकी रिकवरी मेहनत करने पे भी आपको मिल जाएँगे और अच्छे से आराम से मिल जाएँगे। टू सीवियर कैटेगरी में अगर पेशेंट चला जाएगा, तो उनको कोई भी ट्रीटमेंट से आराम एकदम से नहीं आएगा। आपको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट भी करते जाते हैं, तो आपके समय के साथ आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने मिलेंगे और एक समय के बाद आप उस दर्द को स्टेबलाइज़ भी कर पाएँगे और आप अपने घुटने की फर्दर लॉस और जो नुकसान होने वाला है उसको भी रोक पाएँगे और भविष्य में होने वाली सर्जरी को बचा पाएँगे। इतनी क्लैरिटी से बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले डॉक्टर कंसल्टेशन, ऑर्गेनाइज्ड ट्रीटमेंट और एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। आप हमेशा ध्यान में रखें कि ना आपका घुटना 2 दिन में खराब हुआ है, ना आपका घुटना 2 दिन में सही होने वाला है। सारी बातें हम जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, कंसल्टेशन करता है, उनको हम बहुत पोलाइटली नेचर में आपको समझाते हैं, क्योंकि हर वक़्त हमने देखा होता है कि पेशेंट को दवाइयाँ बस दी जाती हैं, उनको गाइडेंस में कमी होती है। और ये जो केसेस होते हैं सिर्फ़ दवाइयों वाले नहीं होते। अगर मैं पेशेंट को एक बार एजुकेट कर दूँ कि आपका केस अगले 6 महीने तक धीरे-धीरे करके ठीक होगा, तो पेशेंट की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी और वो हमारे अगले एटलीस्ट 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट ले पाएँगे। बट अगर मैंने उनको एजुकेट नहीं किया कि आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे करके ही आएगा, और अगर बाय चांस पेशेंट को अगले 1 महीने तक भी इम्प्रूवमेंट बहुत थोड़ा-सा दिखता है, तो पेशेंट इस कंडीशन में डीमोटिवेट हो सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट मिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर, फिर वही नई कहानी, फिर सारी चीज़ें, और ऐसा टाइम वेस्ट करने से पेशेंट का नुकसान तो पेशेंट का ही हो रहा है। बट अगर गाइडेंस कर दी जाए, समझा दिया जाए, तो आपके नुकसान को बचाया जा सकता है और नुकसान को रोका जा सकता है। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे तो कहीं भी आराम, मैंने सब जगह का ट्रीटमेंट ले लिया, मुझे आराम नहीं आ रहा। जब हम एक्स-रेज़ देखते हैं तब पता चलता है कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या उनको उस वक़्त एजुकेट किया गया? नहीं किया गया। यही एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट के पहले केस को समझना, उस केस को समझा देना और क्या प्लानिंग होने वाली है वो कर देना। अगर प्लानिंग एग्ज़ीक्यूट हो गया, तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इम्प्रूवमेंट आ जाएँगे तो नी रिप्लेसमेंट बच जाएगा। बट अगर पेशेंट को केस नहीं समझाया, पेशेंट अनऑर्गनाइज़्ड तरीके से, अनसिस्टेमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट लेता रहेगा, कभी यहाँ का, कभी वहाँ का, और ना उनको पता है कि मेरा घुटना कितना ख़राब है, कैसे ठीक हो सकता है, तो उनका नुकसान समय के साथ बढ़ने ही वाला है। और जब नुकसान ज़्यादा बढ़ेगा, तो एक समय बाद डॉक्टर की दवाइयाँ भी फ़ेल हो जाती हैं और पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली नी रिप्लेसमेंट जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बहुत क्लैरिटी से आपको समझनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी हैं, और भी कुछ चीज़ मिस हो जाएगी तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएँगे। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मिस हो गई, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये वीडियो के माध्यम से आप और आपके आस-पास जो भी घुटने से पीड़ित हैं और नी जॉइंट में बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, उनको ये वीडियो बहुत सारा एजुकेट कर सकती है और उनको शायद समझ भी आ सकता है कि बहुत सारी गलतियाँ कैसे कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कैसे-कैसे तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपके नी जॉइंट की इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, उन पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।